हाँ बच्चों देखो, फ्रिक्शन में इंक्लाइन से रिलेटेड एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करना रह गया था, तो इसको देख लेना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है जो बिल्कुल फिक्स है और उसके ऊपर m मास का कोई ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच सरफेस रफ है। चलो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के मान लेते हैं। तो देखो, इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक को थोड़ा सा पुश दे करके छोड़ दिया है ना। और हमको सबसे मेन चीज ये दे रखी है कि छोड़ने पर ये ब्लॉक 7 मिलीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू थीटा की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक रफ इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा है, थोड़ा सा पुश दे करके छोड़ दिया है और सबसे मेन इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि छोड़ने पर एक ब्लॉक, सबसे मेन ये दे रखा है कि छोड़ने पर एक ब्लॉक 7 मिलीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। ये तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी भी हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसमें इस 7 मिलीमीटर पर सेकेंड का कोई यूज नहीं है, ये बच्चों को डराने के लिए दे रखा है। तो ध्यान रखना कि इस बार ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी भी हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमको अच्छे पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। और तुम बताओ कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इस बार तो हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। ये चीज न्यूटन लॉ में बताई थी। तो मैंने बताया था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट भैंस के टाइप से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इस बार तो सिंपली हम आगे पीछे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। चलो एक बार ऑर्डिनरी टाइप से देखते हैं कि ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, वो देखना है। ये तो हमको पता है कि ब्लॉक पे इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा। इंक्लाइन पर है इससे mg के कंपोनेंट तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट याद है कि mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और mg का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा। सभी को पता है कि इसमें mg sin थीटा स्लाइड कराएगा, बाकी mg cos थीटा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर तो दबाने का काम करेगा। ठीक है ना। उसके बाद इस बार वेल्डिंग स्ट्रेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार हमको दे रखा है कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है ना। हमको क्वेश्चन में दे रखा है क्लियर कि इस बार ब्लॉक 7 मिलीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लाइड कर रहा है। तो बस पक्का है कि इस बार ब्लॉक मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो बताओ, है ना, ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड कर रहा है तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन पीछे, और बताओ ब्लॉक स्लाइड कर रहा है मतलब ब्लॉक पर निश्चित काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा है ना। तो ये ध्यान रखना कि mg sin थीटा तो लगेगा ही और एक फ्रिक्शन। और ध्यान रखना कि इस बार वेल्डिंग स्ट्रेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है और हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो निश्चित इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इनटू प्रेसिंग फोर्स। तो म्यू के इनटू इंक्लाइन का केस है, इससे प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, mg cos थीटा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बस पक्का बोल सकते हैं कि ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए, मतलब इस बार हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। बस बताओ आगे की ओर कितना है, mg sin थीटा, और टांग अड़ाने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू के इनटू mg cos थीटा। तो बस सिंपली हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करोगे तो mg से mg कैंसिल, cos थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो म्यू के इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, और sin थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो म्यू के थीटा की फॉर्म में कितना आ गया, म्यू के इक्वल टू tan थीटा।
है ना। और एक और चीज मैंने न्यूटन्स लॉ की, है ना, एक और चीज मैंने न्यूटन्स लॉ में बताई थी कि इस बार ब्लॉक भले ही कितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। और तुम बताओ कि एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो इस सिचुएशन को भी हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोल सकते हैं, लेकिन इस बार रुकी हुई इक्विलिब्रियम नहीं है, मूविंग इक्विलिब्रियम है। और दौड़ता हुआ जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना कि इस बार भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम की स्टेट में, लेकिन ये स्टैटिक नहीं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे आते हैं, इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने फ्रिक्शन के काफी सारे क्वेश्चन किए, लेकिन देखो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें केवल एक ही ब्लॉक मूव कर रहा था। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं जो इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े होते हैं। ये तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक अगर इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े हुए हो तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए नॉर्मल टाइप का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो हमको दे रखा है कि ग्राउंड की रफ सरफेस है और उसके ऊपर 2 kg, 3 kg और 4 kg के ब्लॉक रखे हुए हैं और इन तीनों ब्लॉक को ऐसे इनएक्सटेंसिबल धागों से जोड़ दिया है, ठीक है। अब हमको दे रखा है कि ग्राउंड और इन ब्लॉक्स के बीच सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.2 दे रखा है। और हम समझते हैं कि ओनली म्यू ही दे रखा है, मतलब म्यू एस भी उतना ही होगा और म्यू के भी उतना ही होगा, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम को स्लाइड कराने के लिए हम अपनी ओर से F का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे हैं। सबसे पहले पार्ट में तो पूछा है कि F की वैल्यू कितनी हो ताकि ये सिस्टम स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। फिर सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि अगर F की वैल्यू 54 न्यूटन हो तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन और रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। और तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है कि इनसफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब F की वैल्यू 3 न्यूटन, 9 न्यूटन, 70 न्यूटन ये है। तो इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन, रस्सी में टेंशन ये कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वही कि रफ जमीन की सरफेस पे 2, 3 और 4 kg के ब्लॉक हैं जो धागे से जुड़े हुए हैं। देखो फर्स्ट पार्ट पे हमको पूछा है कि F की वैल्यू कितनी हो ताकि ये सिस्टम स्लाइड करना स्टार्ट कर दे वो देखना है, ठीक है। तो देखो तुम साफ साफ देख सकते हो कि इस बार तीनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागों से जुड़े हुए हैं, है ना, क्लियरली देख सकते हैं कि इस बार तीनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागों से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये स्लाइड करेंगे तो तीनों एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। तुम खुद बताओ क्या क्या, ये तुम खुद ही बताओ कि क्या केवल एक ही ब्लॉक स्लाइड कर सकता है क्या? है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ब्लॉक स्लाइड करे और बाकी दोनों ब्लॉक रुके रहे। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि तीनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागों से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड करेंगे, है ना। तीनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागों से जुड़े हुए हैं तो तीनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। और तुम बताओ कि एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करने के लिए तीनों की वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए। तुम बताओ कि इन दोनों की वेल्डिंग टूट गई लेकिन इसकी वेल्डिंग अगर बची रही तो ये जो ब्लॉक है वो पूरे सिस्टम को मूव करने नहीं देगा, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि तीनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागों से जुड़े हुए हैं तो तीनों ब्लॉक एक साथ स्लाइडिंग स्टार्ट करेंगे। और बताओ तीनों की स्लाइडिंग एक साथ स्टार्ट करने के लिए तीनों की वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए। और बताओ वेल्डिंग एक साथ टूटने के लिए जो नेट तोड़ने वाला फोर्स है वो तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो बस मेन कंसेप्ट ये है कि सारे ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए। तो उसके लिए जो नेट तोड़ने वाला फोर्स है वो तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए। तो चलो एक बार हर एक ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी वो देखेंगे। तो बस देखते ही बताओ, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 2g तो 20 न्यूटन होगा। तो ये ब्लॉक ग्राउंड को 20 न्यूटन फोर्स से दबाएगा। तो प्रेसिंग फोर्स के कारण
ग्राउंड और इस ब्लॉक की सरफेस के बीच भी वेल्डिंग बन जाएगी, जिसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 20, तो ये 4 न्यूटन ये हो गई। ऐसे बताओ, ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड की सरफेस को 3G मतलब 30 फोर्स से दबाएगा, तो प्रेसिंग फोर्स के कारण यहाँ भी एक वेल्डिंग बन जाएगी। और बताओ इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ भी म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स, तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 30, तो ये 6 न्यूटन। वैसे ही बताओ ये जो 4 kg का ब्लॉक है, ये भी ग्राउंड को कितने फोर्स से दबाएगा, 4G या 40 न्यूटन फोर्स से दबाएगा, तो प्रेसिंग फोर्स के कारण यहाँ भी वेल्डिंग बन जाएगी। और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स, तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 40, तो इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 न्यूटन हो गई। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 है, तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, 4 + 6 + 8 मतलब 18 न्यूटन, है ना। तो तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ 18 न्यूटन होगी। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं ना, ठीक, कंफर्म बोल सकते हैं कि तीनों ब्लॉक धागे से जुड़े हुए हैं, तो स्लाइडिंग स्टार्ट करेंगे तो स्लाइडिंग एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए तीनों की वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए। और वेल्डिंग एक साथ टूटने के लिए जो नेट तोड़ने वाला फोर्स है वो तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ नेट तोड़ने वाला फोर्स कितना है, F, ये तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ मतलब, सॉरी, ठीक, नेट तोड़ने वाला फोर्स F, ये तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ मतलब 4 + 6 + 8 मतलब 18 से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बस याद रखना, कभी धागों से जुड़े हैं तो यही कंसेप्ट है कि स्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए। तो नेट तोड़ने वाला फोर्स F है, ये तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ मतलब 18 न्यूटन से भी ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, अब हम बाकी पार्ट देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया और पता चल गया कि स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब 18 न्यूटन से भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब इसमें हम दो केस लेते हैं। एक तो केस वो लेते हैं जिसमें हम सफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब 18 न्यूटन से ज्यादा लगा रहे हैं। और दूसरा केस वो लेंगे जिसमें हम इनसफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब 18 न्यूटन से कम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि हम सफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब 18 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेना, ठीक है। तो इस बार भी सेम वही केस है कि जमीन की रफ सरफेस, उसके ऊपर 2, 3 और 4 kg के ब्लॉक रखे हुए हैं। सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 मतलब म्यू एस भी उतना ही और म्यू के भी उतना ही है। और देखो सिस्टम को स्लाइड कराने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, और इस बार जो फोर्स लगा रहे हैं वो सफिशिएंट है, मतलब 54 न्यूटन है। तो बस हमको देखना है कि इस केस में हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और रस्सी में हर एक धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। बस सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 54 न्यूटन फोर्स लगाए तो इस फोर्स से ये तीनों की वेल्डिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने अभी निकाला था, हमको अच्छे पता है कि इस ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन, इसकी 6 न्यूटन और इसकी 8 न्यूटन है। तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 18 न्यूटन। अब तुम बताओ कि तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 18 न्यूटन है, जबकि तोड़ने वाला फोर्स 54 न्यूटन लगा रहे हैं ना। तो बस साफ साफ हमको दिख रहा है कि इस बार नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है ना। तुमको पता है कि इस बार नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, मतलब कंफर्म है कि तीनों की वेल्डिंग टूट जाएगी। और बताओ तीनों की वेल्डिंग टूट जाएगी मतलब कंफर्म है कि सिस्टम मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो पहली चीज देख ली कि नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, मतलब पक्का है कि तीनों की वेल्डिंग टूट जाएगी। और बताओ
तीनों की वेल्डिंग टूट जाएगी तो सिस्टम आगे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। और तुम आराम से बताओ कि सिस्टम आगे की ओर स्लाइड करेगा तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और बता सिस्टम स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है तो इस बार हर एक ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फिर हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक भी आगे की ओर स्लाइड कर रहा है, इससे इस ब्लॉक पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू म्यू के इनटू प्रेसिंग फोर्स होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि म्यू के 0.2 इनटू प्रेसिंग फोर्स कितना है 20, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन। ये भी ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड कर रहा है तो इस पर भी पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू के इनटू प्रेसिंग फोर्स तो म्यू के तो 0.2 इनटू यहाँ प्रेसिंग फोर्स कितना है 30, तो ये 6 न्यूटन। और वैसे ये ब्लॉक भी आगे की ओर स्लाइड कर रहा है तो इस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, म्यू के इनटू प्रेसिंग फोर्स, तो म्यू के तो 0.2 इनटू इस सरफेस पे प्रेसिंग फोर्स 40, तो ये 8 न्यूटन है। तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार तीनों की वेल्डिंग टूट गई है, मतलब इस बार पूरा सिस्टम आगे की ओर स्लाइड करने लगेगा। आगे की ओर स्लाइड करने लगेगा तो इस बार पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो इस पर 4, इस पर 6 और इस पर 8 न्यूटन ये लगेगा। तो बस अब हमको देखना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, और हर एक रस्सी में टेंशन, हर एक रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ये तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, ठीक है ना, तुम देखते बताओ कि इस बार पूरा सिस्टम स्लाइड कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो इस बार तो इसको अपने न्यूटन्स लॉ के तरीके से कर सकते हैं ना। बताओ, अब तो ये न्यूटन्स लॉ का एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस बार सफिशिएंट फोर्स है, मतलब पूरा सिस्टम स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, इससे अब तो ये न्यूटन्स लॉ का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है ना। अब तो इसको अपने वही न्यूटन्स लॉ के तरीके से ही करेंगे, ठीक है। तो बस इस बार एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए वही अपना सदियों पुराना मेथड कि बता शॉर्टकट से मतलब सबको एक साथ लेकर के तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और अगर टेंशन पूछे तो किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसीडर कर देंगे मतलब किसी भी एक ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको इस सिस्टम का केवल एक्सेलरेशन पूछा है ना। वही कि पहले पार्ट में हमको सिस्टम का केवल एक्सेलरेशन पूछा है, ये तो हम अच्छे समझते हैं कि पहले पार्ट में हमको केवल सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, बाकी बीच वाली टेंशन को छुपाना चाहते हैं और हम अच्छे समझते हैं और हमको अच्छे पता है कि बताओ बीच वाली टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे सबको एक साथ लेंगे, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। ये तो कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ कि पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन को छुपाना है तो उसके लिए सबको एक साथ लेंगे या सबको एक सिस्टम के टाइप से मानेंगे, है ना। और तुम अच्छे समझते हो कि सबको एक साथ लेने से क्या फायदा होगा, बीच वाली सारी टेंशन होते हुए भी चुप जाएंगी। तो बस अब पूरे सिस्टम पर हम केवल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे। तो चलो तुम आराम से बताओ कि बताओ पूरे सिस्टम पर आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स कितना है 54 न्यूटन, और पूरे सिस्टम पे पीछे की ओर ले जाने वाला फोर्स या पीछे की ओर टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 4 + 6 + 8 मतलब 18। तो आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स 54 न्यूटन और टांग अड़ाने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन टोटल कितना है 18 न्यूटन। तो बताओ रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा 54 - 18, और बताओ ये रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितने मास को ढो रहा है 2, 3 और 4 मतलब 9 केजी मास को ढो रहा है। तो बस एक्सेलरेशन कितना होगा नेट ड्राइविंग फोर्स अपन टोटल मास, ये तो बोल सकते हैं कि नेट ड्राइविंग फोर्स तो 54 - 18 अपन टोटल मास कितना है 9। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इसको सॉल्व करोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस शॉर्टकट से एक्सेलरेशन निकाल लिया। और हमको अच्छे पता है कि सारे ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागे से बंधे हुए हैं, इससे सब जन्म जन्म तक साथ में चलेंगे। तो तब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 है तो इसका भी एक्सेलरेशन 4, इसका भी एक्सेलरेशन 4 और इसका भी 4। अब तुम आराम से बताओ कि शॉर्टकट से या चालाकी से तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमको इन धागों में टेंशन निकालनी है। ये तो हमको अच्छे पता है कि एक साथ लेने से टेंशन छुप जाती है। अब हमको टेंशन निकालनी है तो उसके लिए किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसीडर कर देंगे, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो देखो पहले हमको इस धागे में टेंशन देखनी है,
तो तुम देखते ही बताओ कि इस धागे में टेंशन देखनी हो तो उसके लिए किसको अलग से कंसीडर करेंगे, इस 2 kg वाले ब्लॉक को अलग से कंसीडर करेंगे, है ना? तुम समझते हो कि इस धागे में टेंशन निकालनी है तो उसके लिए हम अकेले 2 kg वाले ब्लॉक को अलग से कंसीडर करते हैं, मतलब केवल इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अब पूरे सिस्टम पे नहीं, अकेले इस ब्लॉक पर डायरेक्ट कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पे एक तो 54 न्यूटन हम लगा रहे हैं, वो तो लगेगा ही, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन भी लगेगा, और बताओ ये वाली रस्सी भी इसको खींचेगी, मतलब टेंशन T1 भी लगेगा, और बताओ अब T1 आएगा या नहीं आएगा, एक साथ ले लिया था तो T1 छुप गया था, अकेले इस ब्लॉक को लेंगे तो T1 प्रकट हो जाएगा, ठीक है? बस अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू अकेले इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ अकेले इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा, 54 माइनस 4 एंड T1। बस अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा, 54 माइनस 4 एंड T1 इक्वल टू अकेले इस ब्लॉक का मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास T1 आ जाएगा, है ना? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो T1 तुम्हारे पास 42 न्यूटन ये आ जाएगा, ठीक है? वैसे अब हमको इस धागे में टेंशन निकालनी है, तो तुम बताओ कि इस धागे में टेंशन निकालने के लिए हम किसको अलग से कंसीडर करेंगे, इस 4 kg वाले ब्लॉक को, है ना? तो इस धागे में टेंशन निकालनी है तो उसके लिए हम अकेले 4 kg वाले ब्लॉक को अलग से कंसीडर करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम पे नहीं, अकेले इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ इस ब्लॉक पे एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगा, और ये वाला धागा इसको खींचेगा टेंशन T2 से, एक साथ लिया था तो T2 छुप गया था, अकेले इसको लेंगे तो T2 प्रकट हो जाएगा। तो बस अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू अकेले इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना है, T2 माइनस 8 इक्वल टू अकेले इसका मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन 4। इसको सॉल्व करोगे तो T2 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 8 मतलब 24 न्यूटन, है ना? तो बस इस क्वेश्चन से हमको सबक मिल गया, है ना? इस क्वेश्चन से हमको सबक मिल गया कि अगर सफिशिएंट फोर्स लगाएंगे, हमको पता चल गया कि बता ऐसे क्वेश्चन में अगर सफिशिएंट फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम स्लाइड करेगा, मूव करेगा, और सिस्टम स्लाइड या मूव करेगा मतलब ये तो बिल्कुल न्यूटन्स लॉ का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसको तो अपने न्यूटन्स लॉ के तरीके से कर सकते हैं कि शॉर्टकट से एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना हो तो किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसीडर, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हाँ बच्चों देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हम सफिशिएंट फोर्स लगाते थे, लेकिन अब मान लेते हैं कि हम इस सिस्टम पर इनसफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब 80 न्यूटन से भी कम फोर्स लगा रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो देखना है। ये तो सेम वही क्वेश्चन है कि रफ जमीन के सरफेस के ऊपर 2, 3 और 4 kg के ब्लॉक हैं, है ना? उसके बाद फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 था। ये पूरे सिस्टम को स्लाइड कराने के लिए हम अपनी ओर से एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं, और इस बार हमको दे रखा है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ओनली 3 न्यूटन है। तो बस इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और हर एक धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम स्लाइड करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा वो देखना है। ये तो हम देख चुके हैं, है ना? तीनों की वेल्डिंग स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं, तो हमको पता है कि इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 न्यूटन और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 न्यूटन है ना? तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 18। बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ 18 है, जबकि तोड़ने वाला फोर्स ओनली 3 है ना? तो तुम बताओ कि इस बार तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है ना? बोल सकते हैं कि इस बार नेट तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब कंफर्म है कि तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी, और हमको पता है कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक सिस्टम स्लाइड करेगा ही नहीं।
ये तो बोल सकते हैं कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक सिस्टम स्लाइड करेगा ही नहीं। मतलब कंफर्म है कि इस बार सिस्टम स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। मतलब हर एक ब्लॉक रुका रहेगा, मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। वही कि सिस्टम स्लाइड करेगा ही नहीं, मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। बस अब हमको देखना है कि हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ये तो ध्यान रखना तुम कि जो पहला है ना, ध्यान रखना कि जो पिछला पार्ट किया था उसमें सफिशिएंट फोर्स था, मतलब सिस्टम स्लाइड कर रहा था या मूव कर रहा था तो उसमें तो न्यूटन लॉ वाले तरीके से काम चल गया था। लेकिन इस बार इनसफिशिएंट फोर्स है, मतलब सिस्टम स्लाइड कर ही नहीं पा रहा है। तो बस ध्यान रखना कि इस बार न्यूटन लॉ वाले तरीके से काम नहीं चलेगा। इस बार हमको बहुत डिटेल में देखना ही पड़ेगा। ये तो ध्यान रखना कि अगर इनसफिशिएंट फोर्स हो, सिस्टम स्लाइड नहीं कर रहा हो, तो फिर न्यूटन लॉ वाले तरीके से काम नहीं चलेगा। इसमें तो हमको बिल्कुल गहराई में जा करके मतलब डिटेल में देखना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। फोर्स डायरेक्टली इस ब्लॉक पर लग रहा है ना, तो पहले हम इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, मतलब केवल इस 2 kg वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चलो सोच के बताओ, ये तुम सोच के बताओ कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन है ना। तुम देख सकते हैं इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, तो बता जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। तो ये बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 4 न्यूटन है, जबकि इस पे तोड़ने वाला फोर्स कितना लग रहा है, ओनली 3 न्यूटन। तो तुम बताओ कि इस पर जो तोड़ने वाला फोर्स लग रहा है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी कम है। तो बताओ तोड़ने वाला फोर्स इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी कम है, मतलब कंफर्म है कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और तुम बताओ कि खुद की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो क्या होगा, जितना फोर्स आगे लगा रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे। तो बताओ इस पर 3 न्यूटन फोर्स आगे लगा रहे हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए 3 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। बस अब हमको देखना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए एक तो बेवकूफ टाइप से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो 3 न्यूटन हम लगा रहे हैं वो, एक स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन है, और एक ये रस्सी खींचेगी टेंशन T1 से। तो बस बताओ ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस पर सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि पीछे की ओर तो फोर्स कितना लग रहा है, T1 + 3 इक्वल टू आगे की ओर कितना लग रहा है, 3। ये 3 से 3 कैंसल, तो T1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से, है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इन क्वेश्चन में टेंशन निकालने के लिए वो बेवकूफ टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसमें तो हम थोड़ा सा अनपढ़ों के टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं, हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर इनसफिशिएंट फोर्स लगाएं तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगता है उसमें सबसे पहले फ्रिक्शन खाता है ना। अपने अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इनसफिशिएंट फोर्स लगा रहे हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है सबसे पहले फ्रिक्शन खाता है ना, पेट भर कर खाता है और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करता है। तो बस तुम बताओ कि इस ब्लॉक को 3 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन पूरा पूरा 3 न्यूटन खा जाएगा, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, 0, मतलब इस रस्सी में टेंशन 0 होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि गधों टाइप से फोर्स बैलेंस नहीं, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी इनसफिशिएंट फोर्स लग रहा हो तो उस केस में अपना अनपढ़ वाला ये लॉजिक लगाते हैं कि इनसफिशिएंट फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट को जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाता है, जितना खा सकता उतना खाता है, और फिर बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को 3 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन पूरा 3 के 3 खा गया, तो पीछे कितना ट्रांसमिट हुआ, बिल्कुल 0, मतलब इस रस्सी में टेंशन 0 होगी।
अब बताओ, इस पर लगने वाला टेंशन फोर्स 0 होगा तो इस पर भी लगने वाला टेंशन फोर्स 0 होगा। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर तो ट्रांसमिटेड फोर्स ही 0 है, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी 0 होगा। तुम बताओ, कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन काहे को लगेगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर तो ट्रांसमिटेड फोर्स ही 0 है, तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन 0 होगा, तो इधर भी टेंशन 0 होगी, और इस पर ट्रांसमिटेड फोर्स 0 है तो इस पर भी फ्रिक्शन 0 होगा। तो बस आंसर ये होगा कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन 3 न्यूटन है ना, और बाकी सब जगह टेंशन और फ्रिक्शन सब 0 0 होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी तो इतना एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे ध्यान रखना। ठीक ठीक, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी इनसफिशिएंट फोर्स लग रहा हो तो उस केस में अपना अनपढ़ों वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाता है, पेट भर करके खाता है, और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करता है। तो भले ही तुमको अनपढ़ों जैसी चीज लगे, लेकिन मैंने लिख दी इसको। ठीक है, बस अब इसमें हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, अगला केस लेते हैं। ठीक है, इस बार भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इस ब्लॉक पर हम 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। बस इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना, और रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि 9 न्यूटन फोर्स है, इन तीनों की वेल्डिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि इस ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 है। तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 18। तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 18 है, जबकि तोड़ने वाला फोर्स केवल 9 न्यूटन है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भी है ना, इस बार भी नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब पक्का है कि तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और हमको अच्छे पता है कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक सिस्टम मूव कर ही नहीं पाएगा। मतलब पक्का है कि इस बार सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा, मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 होगा, है ना, सिस्टम हिल ही नहीं पाएगा। मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 होगा। ठीक है, बस अब हमको देखना है कि इस बार हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और हर एक रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। बस तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है। तो बताओ इस बार भी न्यूटन्स लॉ से काम नहीं चलेगा। इस बार भी हमको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वही यार कि इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है ना, इससे हम इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। पहले ही बताया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है। देखो पहले हम अकेले इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं ना, वही कि पहले हम अकेले इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन, है ना। बताओ कि अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स 9 न्यूटन लग रहा है। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है ना। हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूट जाएगी, मतलब ये ब्लॉक फिसलने ही वाला होगा। तो बोल सकते हैं कि इस पर तोड़ने वाला फोर्स इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूटने ही वाली होगी। है, तो तुम बताओ कि इसकी वेल्डिंग टूटने ही वाली होगी, तो बताओ अब इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और तुम बताओ कि इस बार वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो इस बार इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और हमको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 20, तो ये 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, है। तो ये ध्यान रखना कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग टूट जाएगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए जस्ट फिसलने ही वाला होगा। और हमको पता है इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो बताओ अब इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा और मैक्सिमम लगेगा। ये तो बोल सकते हैं इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली है, तो इस बार इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी। तो म्यू एस इंटू एन करेंगे तो 4 न्यूटन, तो इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, और कितना लगेगा, 4 न्यूटन। अब पीछे टेंशन कितनी होगी वो देखना है। बस
अपना ये पुराना वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना। तुम बताओ कि इस बार भी इनसफिशिएंट फोर्स है, सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है, तो बस इस केस में अपना वही अनपढ़ों वाला लॉजिक लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाता है, बिल्कुल जितना खा सके उतना खाता है और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स मिल रहा था, 9 न्यूटन, है ना, वही कि इस वाले ब्लॉक को कितना फोर्स मिल रहा था, 9 न्यूटन, उसमें से फ्रिक्शन कितना खा जाएगा, 4 न्यूटन। बताओ इससे ज्यादा खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। तो बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को 9 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन कितना खा जाएगा, 4 न्यूटन, तो बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो बताओ पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, 9 माइनस 4 मतलब 5 न्यूटन। ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे डायरेक्ट आना चाहिए कि इसको 9 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन 4 न्यूटन जितना खा जाएगा, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, बचा कुचा 5 न्यूटन, मतलब इस रस्सी में टेंशन 5 न्यूटन होगी। सही है ना। और इस पर टेंशन 5 न्यूटन, तो ऑब्वियसली इस पर भी टेंशन 5 न्यूटन ही होगी। ठीक है, अब चलो, अब हम इस दूसरे वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, है ना। तो अब इस दूसरे वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, तो तुम बताओ कि जो 3 केजी का ब्लॉक है, इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो कितनी है, 6 न्यूटन, और उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पाया, 5 न्यूटन। है ना, हम बोल सकते हैं कि जो 3 केजी का ब्लॉक है इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो कितनी है, 6 न्यूटन, और इस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पाया है, 5 न्यूटन। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है ना। साफ साफ बोल सकते हैं कि इस वाले ब्लॉक पर, है ना, इस वाले ब्लॉक को जो फोर्स मिल रहा है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब इस वाले ब्लॉक की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और हमको पता है कि वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो 5 न्यूटन फोर्स आगे की ओर लगा रहे हैं, तो उसको कैंसल करने के लिए बिल्कुल 5 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब इधर कितना ट्रांसमिट होगा वो देखना है, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस वाले ब्लॉक को 5 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन पूरा 5 की 5 खा जाता है, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, 0, मतलब T2 0 होगा। ठीक है, और बस तुम बताओ कि इस ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ भले ही 8 न्यूटन है लेकिन इस पर ट्रांसमिट फोर्स 0 है, तो इस पर तोड़ने वाला कोई फोर्स ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन काहे को लगेगा, तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन बिल्कुल 0 होगा, है ना। तो ध्यान रखना तुम यार, अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी इनसफिशिएंट फोर्स लगाएं तो उस केस में अपना तरीका लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाएगा, बिल्कुल पेट भर करके खाएगा, मतलब जितना खा सकता उतना खाएगा, और फिर बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने लिख भी दिया है, लेकिन मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं है ना, ध्यान रखना। ठीक है, मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं कि ये वाला जो हमने मेथड पढ़ा ना, कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाता है और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तुम अच्छे से ध्यान रखना कि ये वाला तरीका तभी लगा सकते हैं जब फोर्स इनसफिशिएंट हो, मतलब सिस्टम स्लाइड नहीं कर पा रहा हो, तभी ये वाला तरीका लगाते हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना कि फोर्स सफिशिएंट हो या सिस्टम स्लाइड कर रहा हो तो फिर ये तरीका नहीं लगाएंगे, फिर तो अपने वो पुराने न्यूटन्स लॉ वाले मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये वाला जो तरीका बताओ तभी वैलिड है जब फोर्स इनसफिशिएंट हो, मतलब सिस्टम स्लाइड नहीं कर पा रहा हो, तभी लगाएंगे। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट लेते हैं। तो देखो इस बार भी सेम वही क्वेश्चन है ना, 4 केजी 3 केजी 2 केजी के ब्लॉक रखे हैं, सरफेस रफ जिसका म्यू 0.2 है, लेकिन इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि इस ब्लॉक पर 17 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो बस इस बार भी हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, टेंशन ये सब कितनी होगी वो देखना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि 17 न्यूटन फोर्स से क्या तीनों की वेल्डिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 2 न्यूटन, इसकी 6 और इसकी 8। बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 18, है ना। तो तुम बताओ कि तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 18 है जबकि नेट तोड़ने वाला फोर्स ओनली 17 है ना। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी नेट तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है ना, दिख रहा है।
कि इस बार भी नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब पक्का है कि तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और हमको अच्छे पता है कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक सिस्टम हिलेगा ही नहीं, मूव करना स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो कंफर्म है कि सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा। मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो तो कंफर्म है। तो बस अब हमको देखना है कि हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और हर एक धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ये तो मैंने अभी बताया था कि इस बार भी फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस बार भी अपने न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से नहीं कर सकते। इस बार भी हमको वही डिटेल में देखना पड़ेगा, बिल्कुल गहराई में देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके लिए वही तरीका कि बताओ ये जो फोर्स है वो इस वाले ब्लॉक पर डायरेक्ट लग रहा है ना, तो हमको पता है कि इस वाले ब्लॉक पर डायरेक्ट ये फोर्स लग रहा है। तो बस पहले हम ओनली 2 kg वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, है ना, अभी यही करते थे। तो ध्यान रखना कि इनसफिशिएंट फोर्स है, इससे बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। तो बता फोर्स डायरेक्टली इस वाले ब्लॉक पर लग रहा है, तो बस पहले हम अकेले 2 kg वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 4 न्यूटन है, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना लग रहा है, 17 न्यूटन। देख सकते हैं ना कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन है, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स 17 न्यूटन लग रहा है। तो तुम देखते ही बताओ कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स लग रहा है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से तो ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूट जाएगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए स्लाइडिंग, है ना, एक इंस्टेंट के लिए फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और बताओ इस बार इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है। तो बताओ इस बार इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, और वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस तो 0.2 इंटू एन 20, तो ये कितना हो गया, 4 न्यूटन। मैंने तो पहले ही बताया था कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4, जबकि तोड़ने वाला फोर्स 17 है। तो बताओ इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स लग रहा है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग टूटने ही वाली होगी, मतलब आगे की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे। और बताओ इस बार इसकी वेल्डिंग टूटने ही वाली है ना, इस बार इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली है। तो इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एस इंटू एन, मतलब 4 न्यूटन इतना लगेगा। बस अब हमको देखना है कि इधर टेंशन कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार इनसफिशिएंट फोर्स है, मतलब सिस्टम स्लाइड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ अपना वही अपना अनपढ़ों वाला तरीका लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलेगा पहले फ्रिक्शन खाएगा, पेट भर करके खाएगा, और फिर बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो तुम देखते ही बताओ कि इस ब्लॉक को 17 न्यूटन जितना फोर्स मिल रहा है, उसमें फ्रिक्शन कितना खा जाएगा, 4 न्यूटन। बताओ उससे ज्यादा खा सकता है क्या, नहीं खा सकता ना। बस इस ब्लॉक को 17 न्यूटन फोर्स मिला है, उसमें से फ्रिक्शन 4 न्यूटन जितना खा जाएगा। तो बताओ पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, बचा कुचा 17 माइनस 4, मतलब 13 न्यूटन इतना ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको 17 न्यूटन फोर्स मिला है, उसमें फ्रिक्शन 4 न्यूटन जितना खा जाएगा। तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, बचा कुचा 13 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन 13 न्यूटन होगी, है ना। इधर टेंशन 13 न्यूटन, तो इधर भी टेंशन 13 न्यूटन ही होगी। मतलब इस ब्लॉक पर ट्रांसमिट होने वाला फोर्स 13 न्यूटन होगा। तो बस इसका काम हो गया। अब हम अकेले इस 3 kg वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं ना, तो अब हम अकेले 3 kg वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 6 न्यूटन है ना, देख के बताओ कि इस ब्लॉक की, है ना, इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 6 न्यूटन है, और उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पाया है, 13 न्यूटन। तो तुम बताओ कि इस पर भी जो ट्रांसमिट फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूटने वाली होगी, है ना, मतलब आगे की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे। और बताओ इस बार भी इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो इस पर भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 30, तो ये कितना हो गया, 6 न्यूटन।
या तो बोल सकते हैं कि इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 जबकि तोड़ने वाला फोर्स 13 ट्रांसमिट हुआ है ना, तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पर भी जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो इसकी भी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली होगी। तो बताओ इस पर भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा 6 न्यूटन। अब और पीछे कितना ट्रांसमिट होगा वो देखना है, तो साफ साफ बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर 13 न्यूटन है ना, इस ब्लॉक को 13 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन कितना खा जाएगा 6 न्यूटन, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकता ना। बस बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को बेचारे को 13 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें से फ्रिक्शन कितना खा जाएगा 6 न्यूटन, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा बचा कुचा 13 माइनस 6 मतलब 7 न्यूटन, तो इधर टेंशन 7 न्यूटन होगी, है ना। इधर टेंशन 7 न्यूटन तो इधर भी टेंशन 7 न्यूटन ही होगी। अब हम अकेले तीसरे ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो तुम देखते ही बताओ, ठीक है ना। सॉरी, ये तुम देखते ही बताओ कि इस तीसरे ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है 8 न्यूटन, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हुआ है 7 न्यूटन, है ना, दिख रहा है ना कि इस तीसरे ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 न्यूटन है, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हुआ है केवल 7 न्यूटन। तो बताओ इस पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, इससे इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी, है तो देख रहा है कि इस पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और तुम बताओ कि इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो फिर 7 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए 7 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी वही कि इस ब्लॉक पर 17 न्यूटन फोर्स मिल रहा था, उसमें फ्रिक्शन फोर्स जितना खा जाता है तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा 13। अब इस पर 13 न्यूटन फोर्स मिल रहा है, उसमें फ्रिक्शन 6 जितना खा जाता है तो इधर कितना ट्रांसमिट होगा 7। और बताओ इस पर जो फोर्स ट्रांसमिट है उसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, तो इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी, तो वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो 7 न्यूटन आगे लग रहा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए 7 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये तुम पक्का देख सकते हैं कि इस बार इन दोनों की वेल्डिंग तो टूटने वाली थी, मतलब ये दोनों तो फिसलने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इस तीसरे ब्लॉक की वेल्डिंग नहीं टूटी, मतलब इस तीसरे ब्लॉक ने पूरे सिस्टम को मूव करने नहीं दिया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन याद दिला रहा हूँ कि ये वाला जो जुगाड़ लगाया ना कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलता है पहले फ्रिक्शन खाता है और बचे कुछ फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करता है, तो चमका कर बताया कि ये वाला मेथड तभी लगा सकते हैं जब फोर्स इनसफिशिएंट हो, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा हो तभी लगा सकते हैं। अगर सिस्टम मूव करेगा तब तो फिर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तो उसमें वो वाला जुगाड़ नहीं लगा सकते। अगर सफिशिएंट फोर्स है तो फिर अपने न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक रस्सी से बंधे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। लेकिन देखो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें तो केवल एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे थे, मतलब केवल एक ही ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे थे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाए तो भी घबराना मत, है ना। इसको भी अपने पुराने तरीके से कर सकते हैं, बस एक ही सावधानी रखना कि उसमें हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जिस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लगता है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको देख लेना। फिर इस बार भी हमको दे रखा है कि वही रफ जमीन की सरफेस है, उसके ऊपर 2, 3 और 4 केजी के ब्लॉक रखे हैं, सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, मतलब म्यूएस भी उतना ही और म्यू के भी उतना ही होगा, ठीक है। अब देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो पीछे की ओर तो 27 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आगे की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो बस हमको वही पूछा है कि इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और एक हर एक धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले अपनी कसम निभाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सिस्टम मूव करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा वो देखना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम मूव करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि तीनों ब्लॉक धागे से जुड़े हुए हैं, इससे तीनों ब्लॉक साथ में स्लाइडिंग स्टार्ट करेंगे।
और साथ में स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए तीनों की वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए और उसके लिए नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए। चलो हर एक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखते हैं कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2 केजी का ब्लॉक है, ये ग्राउंड की सरफेस को 2G मतलब 20 न्यूटन फोर्स से दबाएगा, तो इसके और जमीन के बीच भी वेल्डिंग बन जाएगी जिसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 20, तो ये 4 न्यूटन हो गई। उसके बाद ये जो 3 केजी का ब्लॉक है वो ग्राउंड को 3G मतलब 30 न्यूटन फोर्स से दबाएगा, तो इसके और ग्राउंड के बीच भी वेल्डिंग बनेगी जिसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स, तो म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 30, तो 6 न्यूटन। ऐसे ही जो 4 केजी का ब्लॉक है, ये ग्राउंड को 4G मतलब 40 फोर्स से दबाएगा, तो यहाँ भी वेल्डिंग बनेगी और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर्स 40 मतलब 8 न्यूटन होगी। मैं कचरा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। बस आराम से बताओ, ठीक है, आराम से बताओ कि इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 8 है, तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? 18, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? 18, और अब नेट तोड़ने वाला फोर्स देखना है। तो मैंने बताया था कि कभी भी रस्सी या चेन वाला केस हो तो नेट तोड़ने वाले फोर्स के लिए शॉर्टकट लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों ब्लॉक को एक साथ कंसीडर करते हैं, है ना। हम समझते हैं कि एक साथ कंसीडर करने से टेंशन छुप जाएगी, तो नेट तोड़ने वाले फोर्स के लिए तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ पूरे सिस्टम पर पीछे की ओर ले जाने वाला फोर्स 27 है और पूरे सिस्टम पर आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो बताओ नेट तोड़ने वाला फोर्स कितना होगा? 27 माइनस 10 मतलब 70 न्यूटन, है ना। ये कर सकते हो तुम, ये तो साफ साफ बोल सकते हैं पूरे सिस्टम पर पीछे की ओर ले जाने वाला फोर्स 27 और आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स 10 है, तो बताओ नेट तोड़ने वाला फोर्स पीछे की ओर होगा और कितना होगा? 27 माइनस 10 मतलब 70 न्यूटन। तो बस तुम देखते ही बताओ, है ना। तुम देखते ही बताओ कि इन तीनों ब्लॉक की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 18 न्यूटन है जबकि नेट तोड़ने वाला फोर्स केवल 17 ही है ना। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी नेट तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है मतलब टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब पक्का है कि तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी, है ना। और हमको अच्छे पता है कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटे तब तक सिस्टम हिलेगा ही नहीं, मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो कंफर्म है कि इस बार ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। वही कि नेट तोड़ने वाला फोर्स टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है मतलब तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी और जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटे तब तक सिस्टम मूव करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो पक्का है कि इस बार सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा, मतलब सबका एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा इसलिए सबका एक्सेलरेशन 0 ही होगा, ठीक है। तो बस एक्सेलरेशन तो आ गया, अब हमको देखना है कि हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और हर एक धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ठीक, तुम खुद बताओ, सॉरी, ठीक, तुम खुद देखकर बताओ कि इस बार भी फोर्स इनसफिशिएंट है मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि अगर सिस्टम मूव नहीं कर पाए तो इसमें अपने न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से नहीं कर सकते, इस बार हमको डिटेल में करना ही पड़ेगा, है ना। इस बार हमको गहराई में उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन कंफ्यूजन ये है कि पिछले क्वेश्चन में तो एक ही तरफ से फोर्स लग रहा था, लेकिन इस बार दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो कहां से स्टार्ट करें ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी दोनों तरफ से फोर्स लगे तो ऐसे केस में जिस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लग रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे। कई बेवकूफ लोग पूछेंगे कि यहीं से स्टार्ट क्यों करें, यहाँ से क्यों नहीं करें, ठीक है। तो श्रद्धा हो तो तुम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमको उलझने का शौक नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छे ध्यान रखना कि इस बार भी अपने पुराने तरीके से कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ से फोर्स लगे तो फिर जिस ब्लॉक, है ना, जिस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लग रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इस बार ये जो 4 केजी का ब्लॉक है इस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लग रहा है इससे हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है इस बार, है ना, इसलिए इस बार स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। चलो हम सबसे पहले हम अकेले 4 केजी वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं।
ये तुम देखते ही बताओ कि अकेला जो 4 kg का ब्लॉक है, इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 8 न्यूटन, है ना? तो एक अकेले 4 kg का जो ब्लॉक है, उसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 8 न्यूटन, जबकि उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना लग रहा है? 27 न्यूटन। तो तुम खुद बताओ कि इस पर जो तोड़ने वाला फोर्स लग रहा है, वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूट जाएगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए ये पीछे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा। और बताओ, पीछे की ओर स्लाइड करने का प्रयास करेगा तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। और तुम देखते ही बताओ कि इस बार इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, और हमको पता है कि वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली हो तो अब इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, और कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन। या तो कह सकते हैं कि तोड़ने वाला फोर्स इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए पीछे की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखेगा, तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन आगे की ओर, और इस बार वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन। तो बताओ म्यू एस तो है ना, म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर 40, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 8 न्यूटन। तो बस इस बार इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा 8 न्यूटन। तो बस अब पीछे कितना ट्रांसमिट होगा वो देखना है। ये तो हम आराम से बोल सकते हैं, है ना, आराम से बोल सकते हैं कि इस बार भी सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है ना, तो इसमें वो अपना अनपढ़ वाला तरीका लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलेगा, पहले फ्रिक्शन खाएगा, जितना खा सकता उतना खाएगा, और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस ब्लॉक पर 27 न्यूटन का फोर्स मिल रहा था, उसमें फ्रिक्शन 8 न्यूटन जितना खा जाएगा, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकता है। तो बस इसको 27 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन 8 न्यूटन जितना खा जाएगा, तो बता पीछे कितना ट्रांसमिट होगा? बचा कुचा 27 माइनस 8 मतलब 90 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन 90 न्यूटन होगी, है ना, इस रस्सी में टेंशन 90 न्यूटन ये होगी रे। अब बताओ, इधर टेंशन 90 न्यूटन, तो इधर भी टेंशन 19 न्यूटन ही होगी ना, है ना? तो इधर भी टेंशन 19 न्यूटन होगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक तक कितना फोर्स ट्रांसमिट होगा? 19 न्यूटन। तो बस अब इस ब्लॉक का काम हो गया ना, इसको भूल जाते हैं। अब हम अकेले इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, है ना? तो अब हम अकेले इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो बस तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि इस वाले ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 6 न्यूटन है, और उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हुआ है? 19 न्यूटन। देख सकते हैं इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 6 न्यूटन है, जबकि इस पे तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हुआ है? 19 न्यूटन। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर भी जो तोड़ने वाला फोर्स है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग, है ना, एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग टूटने वाली होगी, मतलब ब्लॉक पीछे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, तो पीछे की ओर स्लाइड करने का प्रयास करेगा, तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। और बताओ, इस बार भी इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली है, तो बताओ इस पर भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन। एकदम बोल सकते हैं कि तोड़ने वाला फोर्स इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग टूटने वाली होगी, है ना, पीछे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन आगे की ओर, और वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली है, इसलिए इस पर भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन। तो बताओ म्यू एस तो 0.2 इंटू प्रेसिंग फोर 30, तो ये कितना हो गया? 6 न्यूटन इतना लगेगा, है ना? बस अब और पीछे कितना ट्रांसमिट होगा वो देख सकते हैं ना, इसको देख सकते हैं बस। तुम देखते ही बताओ कि इस ब्लॉक को कितना फोर्स मिल रहा था? 19 न्यूटन, उसमें से फ्रिक्शन 6 न्यूटन जितना खा जाएगा, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकता है। बस इस ब्लॉक को 19 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन 6 न्यूटन जितना खा जाएगा, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा? बचा कुचा 19 माइनस 6 मतलब 13 न्यूटन, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 13 न्यूटन, है ना? तो बताओ, इधर टेंशन 13 न्यूटन होगी, तो इधर भी टेंशन 13 न्यूटन ही होगी ना, है ना, इधर भी टेंशन 13 न्यूटन होगी। तो बस अब इसको भूल जाते हैं, अब हम अकेले इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, है ना? तो अब हम अकेले
इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो चलो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि जो तीसरा ब्लॉक है ना, तो बताओ अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन, है ना। तो अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 न्यूटन। और इस पर तोड़ने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो पीछे, है ना, एक तो राइट डायरेक्शन में तोड़ने वाला फोर्स 10 न्यूटन है और लेफ्ट डायरेक्शन में तोड़ने वाला फोर्स 13 भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस तीसरे के ब्लॉक को कंसीडर करते हैं ना, तो इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन है और उस पर तोड़ने वाले फोर्स कौन से हैं, एक तो 10 न्यूटन भी और एक ये 13 न्यूटन भी है। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स है ना, रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स ऐसा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और 13 माइनस 10 मतलब 3 न्यूटन होगा। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस तीसरे ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन है और इस पर नेट तोड़ने वाला फोर्स केवल 3 न्यूटन ही है। तो बताओ इस पर जो रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब इस तीसरे ब्लॉक की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और बताओ वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो क्या होगा, 3 न्यूटन फोर्स आगे की ओर लग रहा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए बिल्कुल 3 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक ही डिफरेंस था कि इस बार दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी दोनों तरफ से फोर्स लगे तब भी घबराना मत, बस एक ही चीज ध्यान रखना कि जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है उस वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो इजीली कर पाओगे, किसी और ब्लॉक से स्टार्ट किया तो उलझ करके रह जाते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, शायद तुमको देखते ही पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही छोटा डिफरेंस है कि इसमें जो काम टेंशन फोर्स करा था इसमें वही काम नॉर्मल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो हमको दे रखा है ग्राउंड की रफ सरफेस है और उसके ऊपर 20, 30 और 10 केजी के ब्लॉक को ऐसे हमने सटा करके रखा है। सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है और सरफेस को मूव कराने के लिए हम 160 न्यूटन का अपनी ओर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो बस इसमें भी हमको वही चीज पूछी है कि इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और इन ब्लॉक के बीच आपस में लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो देखो 2 या 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करके इसको तुम खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने कर लिया होगा। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो रफ जमीन की सरफेस है 20, 30 और 10 केजी के ब्लॉक को ऐसे सटा कर रखा है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, मतलब म्यू एस भी उतना ही और म्यू के भी उतना ही और 160 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और प्रेसिंग फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, उधर जो काम टेंशन फोर्स करा था इधर वही काम नॉर्मल रिएक्शन करेगा। चलो सबसे पहले तो अपनी कसम निभाते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इस फोर्स से तीनों ब्लॉक स्लाइड करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना है ना। हमको कॉमन सेंस से पता है ना, हमको लॉजिकली पता है कि तीनों ब्लॉक आपस में सटे हुए हैं तो तीनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। कोई एक ब्लॉक अकेला तो स्लाइड नहीं कर सकता ना, बोल सकते हैं कि तीनों ब्लॉक सटे हुए हैं तो एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। और तुम बताओ कि एक साथ स्लाइड होने के लिए तीनों की वेल्डिंग एक साथ टूटनी चाहिए और उसके लिए नेट तोड़ने वाला फोर्स तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होना चाहिए। तो बस उसके लिए हर एक ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है, तो मैं मुंह जवानी बता रहा हूँ कि बताओ 20 केजी का ब्लॉक है, ये ग्राउंड को कितने फोर्स से दबाएगा, 20 जी मतलब 200 न्यूटन। तो इसकी और जमीन के बीच भी वेल्डिंग बन जाएगी और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स। म्यू एस तो 0.3 इंटू प्रेसिंग फोर्स 200 तो 60 न्यूटन। ये वाला जो ब्लॉक है वो भी ग्राउंड को 30 जी मतलब 300 न्यूटन फोर्स से दबाएगा। तो इसके और ग्राउंड के बीच भी वेल्डिंग बनेगी और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस 0.3 इंटू प्रेसिंग फोर्स 300 तो ये 90 न्यूटन आ गई। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है वो ग्राउंड को 10 जी मतलब 100 न्यूटन फोर्स से दबाएगा। तो इसके और ग्राउंड के बीच भी वेल्डिंग बनेगी जिसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ
म्यू है 0.3 इंटू प्रेसिंग फोर्स 100 तो 30 न्यूटन। तो तीनों ब्लॉक की वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमने निकाली। बस तुम आराम से बताओ कि इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 60, इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 90 और इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 30। बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 180 है। तो बोल सकते हैं इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ 60, इसकी 90 और इसकी 30। तो बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 180। अब बताओ तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 180 है, जबकि नेट तोड़ने वाला फोर्स केवल 160 है। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी नेट तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है ना। बोल सकते हैं कि नेट तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब तीनों की टोटल वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब पक्का है कि तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और हमको अच्छे पता है कि जब तक तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटेगी तब तक सिस्टम मूव करेगा ही नहीं, है ना। मूव करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो पक्का है कि इस बार तीनों की वेल्डिंग नहीं टूटती, इससे सिस्टम हिलेगा ही नहीं, मूव करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो पक्का है कि तीनों ब्लॉक मूव नहीं कर पाएंगे। तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 होगा, वो तो पक्का हो गया, है ना। तो पक्का है सिस्टम मूव नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। अब हमको देखना है कि हर एक ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, वो देखना है। तो तुम खुद बताओ, है ना। तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस बार भी अपने न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, इस बार भी हमको बिल्कुल डिटेल में सोचना पड़ेगा। बताया था ना, तो फोर्स इनसफिशिएंट है, तो इस बार भी न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, इस बार भी हमको बिल्कुल डिटेल में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि जो फोर्स है वो इस वाले ब्लॉक पर लग रहा है, इससे पहले हम इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। बताओ अगर दोनों तरफ से फोर्स लगता तो फिर तो जिस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लगता वहां से स्टार्ट करते, लेकिन अभी तो केवल इसी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है। तो हम पहले इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले अकेले इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो तुम देखते ही बताओ कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 60 न्यूटन है, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स 160 न्यूटन लग रहा है। तो तुम देखते ही बताओ, सॉरी, ये हम बोल सकते हैं कि अकेले इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 60 न्यूटन है, जबकि इस पर तोड़ने वाला फोर्स 160 न्यूटन लग रहा है। ठीक है ना, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि इस ब्लॉक पर जो तोड़ने वाला फोर्स है वो कम से कम इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से तो ज्यादा है। देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर तोड़ने वाला फोर्स जो है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूटने वाली होगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए आगे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा। कर तो नहीं पाएगा, लेकिन तोड़ने वाला फोर्स वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूटने वाली होगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए आगे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा। तो बताओ आगे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। और तुम देखते बताओ, है ना, तुम देखते बताओ कि इस बार इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा, और कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन। तो बताओ म्यू एस तो 0.3 इंटू एन या प्रेसिंग फोर्स 200, म्यू एस 0.3 इंटू एन या प्रेसिंग फोर्स 200, तो ये कितना हो गया बताओ? 60 न्यूटन। तो कह सकते हैं ना कि इसकी वेल्डिंग जस्ट टूटने वाली है, तो इस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन, मतलब 60 न्यूटन इतना लगेगा। तो बस अब हमको देखना है कि पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, है ना। हमको देखना है कि पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, वो देखना है। ठीक है, बस तुम खुद बताओ कि इस बार भी इनसफिशिएंट फोर्स है, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा है। तो वही अपना अनपढ़ वाला तरीका लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स मिलेगा पहले फ्रिक्शन खाएगा, पेट भर करके खाएगा, और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो तुम आराम से बताओ कि इस ब्लॉक को 160 न्यूटन जितना फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन 60 न्यूटन जितना खा जाएगा, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकता है। तो बस इस ब्लॉक को 160 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें फ्रिक्शन 60 जितना खा जाएगा, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा? बचा खुचा 160 माइनस 60 मतलब 100 न्यूटन। तो इधर प्रेसिंग फोर्स 100 न्यूटन होगा, है ना।
तो बस इसका काम हो गया। अब हम अकेले इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं है ना। बस तुम देखते ही बताओ कि इस वाले ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 90 न्यूटन है और इस ब्लॉक पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पा रहा है, 100 न्यूटन। देख सकते हैं ना कि इस ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ 90 न्यूटन है और उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पा रहा है, 100 न्यूटन। तो तुम बताओ कि इस पर भी जो तोड़ने वाला फोर्स है वो इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो एक इंस्टेंट के लिए आगे की ओर, है ना, एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेल्डिंग टूटने वाली होगी। देख सकते हैं ना कि इस पे तोड़ने वाला फोर्स इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो एक इंस्टेंट के लिए वेल्डिंग टूटने वाली होगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए आगे की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब आगे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा। तो टांग खींचने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और तुम देखते बताओ कि इसकी भी वेल्डिंग जस्ट टूटने ही वाली है, तो इस पर भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस तो 0.3 इंटू प्रेसिंग फॉर 300, तो 90 न्यूटन इतना लगेगा। तो बस अब हमको देखना है कि और पीछे कितना ट्रांसमिट होगा वो देखना। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस ब्लॉक को बेचारे को 100 न्यूटन फोर्स मिल रहा था, है ना। तो इस ब्लॉक को 100 न्यूटन फोर्स मिल रहा था, उसमें फ्रिक्शन 90 जितना खा जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकता ना। तो बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को 100 न्यूटन फोर्स मिला था, उसमें से फ्रिक्शन 90 जितना खा जाएगा। तो बताओ आगे कितना ट्रांसमिट होगा बचा कुचा, 100 माइनस 90 मतलब 10 न्यूटन, है ना। तो इधर प्रेसिंग फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक तक 100 न्यूटन फोर्स ट्रांसमिट हो पाया था और उसमें से फ्रिक्शन 90 न्यूटन जितना खा जाएगा, तो पीछे कितना ट्रांसमिट होगा, बचा कुछ 100 माइनस 90 मतलब 10 न्यूटन। तो बस अब हम अकेले तीसरे ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो तुम बताओ कि अकेले इस तीसरे ब्लॉक की खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो 30 है और उस पर तोड़ने वाला फोर्स कितना ट्रांसमिट हो पा रहा है, 10 न्यूटन। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पर जो तोड़ने वाला फोर्स है इसकी खुद की वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है, मतलब इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी। और बताओ इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो क्या होगा, जितना फोर्स आगे लग रहा है उसको कैंसिल करने के लिए उतना की उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे। तो 10 न्यूटन आगे लग रहा है तो उसको कैंसिल करने के लिए बिल्कुल 10 न्यूटन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, तो बस यहाँ भी अपना वो वाला तरीका लगा सकते हैं। ध्यान रखना कि इस बार इन दोनों की वेल्डिंग तो टूट रही थी, मतलब ये दोनों ब्लॉक तो फिसलने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इस ब्लॉक की वेल्डिंग नहीं टूटी, मतलब इस तीसरे ब्लॉक ने पूरे सिस्टम को मूव नहीं करने दिया, है ना। अब एक और चीज बताओ अभी तो हम इनसफिशिएंट फोर्स लगा रहे थे ना, अभी तो फोर्स इनसफिशिएंट था, सिस्टम मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए अभी तो अपना अनपढ़ों वाला लॉजिक लगाया कि जितना भी फोर्स मिलेगा पहले फ्रिक्शन खाएगा और बचे कुचे फोर्स को पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो इधर इनसफिशिएंट फोर्स था इसलिए वो वाला लॉजिक लगाया। लेकिन ध्यान रखना मैंने चमका के बताया था कि वो लॉजिक तभी लगा सकते हैं जब फोर्स इनसफिशिएंट हो। बाकी ध्यान रखना कि फोर्स अगर सफिशिएंट होता, जैसे कि 200 न्यूटन है ऐसा होता, ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर फोर्स सफिशिएंट होता तब तो सिस्टम मूव करता है, स्लाइड करता है ना, तो फिर ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। अगर फोर्स सफिशिएंट हो तब तो सिस्टम मूव करेगा, स्लाइड करेगा, तो इसको तो अपने न्यूटन्स लॉ के पुराने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कि शॉर्टकट से एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन के लिए किसी भी एक ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये ध्यान रखना कि इनसफिशिएंट फोर्स हो तो अपना अनपढ़ वाला एक तरीका लगाएंगे, और अगर सफिशिएंट फोर्स हो तो फिर वो अपना न्यूटन्स लॉ वाला मेथड लगा सकते हैं कि शॉर्टकट से एक्सेलरेशन और टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन के लिए किसी भी एक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम। ये सब क्वेश्चन तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो ये फ्रिक्शन में हमने सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, अब फ्रिक्शन में एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम बोलते हैं जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होता है। ठीक है, तो वही टू ब्लॉक प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ध्यान रखना कि पहले हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम के जो मीनिंगफुल क्वेश्चन है या जो यूजफुल क्वेश्चन है उसको करते हैं, और उसके बाद टू ब्लॉक प्रॉब्लम के जो कचरा क्वेश्चन है उसको आगे करेंगे। पहले इसके मीनिंगफुल जो क्वेश्चन है या जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये तो देखो
टू ब्लॉक प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का एक केस क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन टू ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने इधर लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके इसकी लैंग्वेज को तुम लिख देना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई गाड़ी है, सॉरी, ये तो इस बार हमको दे रखा है कोई गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर कोई सूटकेस रखा हुआ है, या चलो मान लेते हैं कि गाड़ी के ऊपर एम मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है और हमको दे रखा है कि गाड़ी और ब्लॉक के बीच सरफेस रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस दे रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ड्राइवर अचानक में एक्सेलरेटर दबाता है मतलब गाड़ी को ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करते हैं। ये तो देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर दे। यार तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि गाड़ी को अगर आगे की ओर एक्सेलरेट कराएं तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की ओर फिसलने लग जाता है ना। तो बस फर्स्ट पार्ट में हमको ये पूछा है कि गाड़ी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलने लगे, वो देखना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। तो देखो सेकेंड पार्ट में हमको गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, उसकी जगह गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस टाइम से चेंज करा उसका एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हमको पूछा है कि किस टाइम पर गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर देगा, वो देखना है ना। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक जैसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, तो हमको दे रखा है कोई गाड़ी है, उसके ऊपर एम मास का कोई सूटकेस या ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना कि मैं आसान शब्दों में इसको तो मैं गाड़ी बोलूंगा और इसको पैसेंजर बोलूंगा। ठीक, तो कोई गाड़ी है, उसके ऊपर एम मास का कोई भारी ब्लॉक रखा है, गाड़ी और ब्लॉक के बीच सरफेस रफ जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है। अब देखो इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि गाड़ी को ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं। बस पहले पार्ट में हमको पूछा है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलने लग जाए, वो देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तुम फोटो को देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते बताओ कि इसमें किसका यूज करेंगे, स्यूडो फोर्स का, है ना। तो तुम देखते ही बोल सकते हो कि इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है ना, और न्यूटन्स लॉ में तुमको चमका करके बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट करे तो इसके फोटो को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इस बार स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। ठीक है, देखते ही समझ गए होंगे कि इस बार पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है ना, तो उसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इस बार स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, वो देखते हैं। ये बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि इस ब्लॉक पे एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, और बताओ और कौन सा फोर्स फील होगा, स्यूडो फोर्स। तो तुम देखते बताओ कि पूरी पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पे स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा स्यूडो फोर्स था। तो बोल सकते हैं कि पूरी पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। तो बस गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो उस पर फोर्स ये सब फील होंगे। तो बस अब तो अपना वही सदियों पुराना तरीका लगाएंगे। बस अब हम वही वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखेंगे और तोड़ने वाला फोर्स देखेंगे, सही है ना। तो पहले वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए प्रेसिंग फोर्स देखना है। तो तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि इस सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, mg, है ना। तुम देख सॉरी, कि हम देखते ही बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स mg, हम देखते ही बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लग रहा है, तो उसके कारण ब्लॉक गाड़ी की सरफेस को दबाएगा, और कितने फोर्स से दबाएगा, mg जितने फोर्स से दबाएगा। अब तुम आराम से बताओ कि इस दबाव के कारण या इस प्रेसिंग फोर्स के कारण ब्लॉक और गाड़ी की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां वेल्डिंग बन जाएगी, जिसकी मजबूती या वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स। तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू प्रेसिंग फोर्स कितना है, mg,
तो बस ये तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हो गई, है ना, तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हो गई। अब हम तोड़ने वाला फोर्स देखेंगे। ठीक है, तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार जो स्यूडो फोर्स है वो इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है ना, साफ साफ बोल सकते हैं कि इस बार ये जो स्यूडो फोर्स है वो इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, मतलब ये तोड़ने वाले फोर्स का काम करेगा। तो बस इस बार हमको स्लाइडिंग स्टार्ट करानी है, मतलब वेल्डिंग तोड़नी है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वेल्डिंग तोड़ने के लिए ये तोड़ने वाला फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो बस तुम आराम से बताओ कि तोड़ने वाला फोर्स कौन सा है, स्यूडो फोर्स एम ए, वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, तो इससे ए ग्रेटर देन कितना हो गया, म्यू एस इंटू जी। तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसल जाए, उसके लिए गाड़ी का एक्सेलरेशन म्यू एस जी है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए गाड़ी का मिनिमम एक्सेलरेशन म्यू एस इंटू जी तो होना ही चाहिए। एक्चुअली इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इतनी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हमने आसानी से कर तो लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको एक इम्पोर्टेंट सबक मिला। ठीक है, तो हमको पक्का पता चल गया कि कभी भी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हो तो ऊपर वाले ब्लॉक की वेल्डिंग तोड़ने का काम कौन करता है, स्यूडो फोर्स। ये हमको पता चल गया। इसलिए तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम हो, तब एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्यूडो फोर्स से ही करेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी देख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कई लोग ऐसे भी करते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख कर सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हवा ही नहीं लगेगी कि कैसे आंसर आ गया। स्यूडो फोर्स से क्लियर फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में देखना, सेकेंड पार्ट में गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, उसकी जगह हमको दे रखा है कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी के टाइप से चेंज कर रहा है। यह लिखने में गलती हो गई थी, टी स्क्वायर की जगह टी है। तो सेकेंड पार्ट में ये दे रखा है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, उसकी जगह हमको दे रखा है कि गाड़ी मूव कर रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी के टाइप से चेंज कर रहा है। तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलने लगेगा, वो देखना है हमको। ठीक है, बस इजीली कर सकते हैं ना, नहीं तो हम डरते नहीं है ना, हम अच्छे समझते हैं कि डराने के लिए गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन ही दे रखा है। ये तो हमको पता है कि वही डिस्प्लेसमेंट का, है ना, हमको अच्छे पता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। बस इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट तो अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी दे रखा है। तो बस इस डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी dx by dt, डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी का डिफरेंशिएशन बीटा। बस डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल ली, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन dv by dt, तो उसके लिए वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ इसमें 3 अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना आ गया 6 अल्फा टी, प्लस बीटा कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ये तो हमको अच्छे से पता था कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दे रखा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल ली, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो इससे गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 अल्फा टी आ गया। बस गाड़ी का एक्सेलरेशन आ गया, बस अब तो अपने पुराने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस आराम से बताओ कि पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे, उसके लिए गाड़ी के अंदर से देखेंगे। बताओ अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, एक तो mg, और गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स, पीछे की ओर ma। बस वही वेल्डिंग स्ट्रेंथ और तोड़ने वाला फोर्स देखेंगे, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रेसिंग फोर्स mg है तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू एम जी होगी, और तोड़ने वाले फोर्स का काम स्यूडो फोर्स करेगा। बस
स्लाइडिंग स्टार्ट कराने के लिए ये तोड़ने वाला फोर्स सफिशिएंट मतलब वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो वही कहानी कि स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए तोड़ने वाला फोर्स मतलब MA ये वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यूएस mg। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, A ग्रेटर देन वही म्यूएस जी आएगा। और इस बार एक्सेलरेशन A की वैल्यू रख सकते हैं ना, A की वैल्यू क्या रख सकते हैं 6 अल्फा t। 6 अल्फा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t ग्रेटर देन म्यूएस जी बाय 6 अल्फा। ये तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी, t ग्रेटर देन म्यूएस जी बाय 6 अल्फा पे ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा। तो तब ब्लॉक पहली बार स्लाइड कब करेगा, t इक्वल टू म्यूएस जी बाय 6 अल्फा पे ब्लॉक पहली बार स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैंने मूर्खों टाइप से 2 क्वेश्चन बताए लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो बस ये क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको इंपॉर्टेंट सबक मिला कि कभी भी एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो तो ऊपर वाले ब्लॉक की वेल्डिंग तोड़ने का काम स्यूडो फोर्स करता है। या सही शब्दों में बोल सकता हूँ कि कभी भी एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो, ऐसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो तो कसम खा लेना कि इसको स्यूडो फोर्स से करेंगे। ये इसको करने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का कंसेप्ट देखा और बस एक ही चीज सीखी कि कभी भी ऐसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो जिसमें गाड़ी के ऊपर पैसेंजर बैठा हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स से करना है, डेट्स ऑल। ये चीज हमको पता चल गई। ठीक, अब चलो इसमें एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तुमको करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से। देखो इस बार हमको दे रखा है कि इस टाइप का कोई वेज है, ये इस वेज को अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोलते हैं। ठीक, ठीक, इस बार कैपिटल एम मास का कोई वेज या कोई गाड़ी है जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है और इसकी वर्टिकल दीवार के कांटेक्ट में हमने स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक को भी सटा दिया है। ठीक, अब हमको दे रखा है कि नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच वाली सरफेस रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमको म्यूएस दे रखा है। ठीक, अब बताओ इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ब्लॉक नीचे की ओर फिसल जाएगा ना। तो फिसलने से रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरी गाड़ी को या पूरे सिस्टम को एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं। बस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस गाड़ी या इस वेज को मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएं ताकि उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक फिसलने से बच जाए, वो देखना है। और फिर सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस पूरे सिस्टम में इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको अपनी ओर से एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना होगा वो देखना है। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो वही हमको दे रखा है कि कोई सी वेज या कोई गाड़ी है और उसकी वर्टिकल दीवार से सटा करके स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा है। नीचे की सरफेस स्मूथ है लेकिन इनके बीच आपस में सरफेस रफ जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ब्लॉक नीचे की ओर फिसल जाएगा ना। तो देखो फिसलने से रोकने के लिए इस पूरी वेज को या पूरी गाड़ी को ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो पहले पार्ट में पूछा है कि इस पूरे सिस्टम को मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएं ताकि उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे की ओर फिसलने से बच जाए, वो देखना है ना। तो बस हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो तो ये फोटो देखते ही दिमाग में चमक जाएगा कि स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे, है ना। तो इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो इस बार भी हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि बताओ स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम सिंपली इस गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। बस आराम से बताओ कि अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे। बताओ, एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा और बताओ और कौन सा फोर्स फील होगा, स्यूडो फोर्स।
फिर तुम देखते ही बताओ कि पूरी गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma, तो बोल सकते हैं कि एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। तो बस अब तो अपना वही घिसा पीटा तरीका कि बस वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखेंगे और तोड़ने वाला फोर्स। तो चलो सबसे पहले हम इस वाले सरफेस की वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए पहले हमको प्रेसिंग फोर्स देखना होगा। तो तुम डायरेक्ट बताओ कि इस बार ब्लॉक्स इस सरफेस को कितने फोर्स से दबाएगा, ma फोर्स से। ये तुम साफ साफ देख सकते हैं, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स ma पीछे की ओर लगेगा, है ना। वही कि इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स ma पीछे की ओर फील होगा, तो उसके कारण ब्लॉक इस वर्टिकल दीवार को दबाएगा और कितने फोर्स से धक्का देगा, ma फोर्स से। ये तो ध्यान रखना कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सरफेस नीचे की ओर थी, इससे दबाने का काम mg करता था, लेकिन इस बार सरफेस इधर है तो दबाने का काम ma करेगा ना। तो बोल सकते हैं कि ब्लॉक इस सरफेस को कितने फोर्स से धक्का देगा, ma फोर्स से। तो दबाव के कारण या प्रेसिंग फोर्स के कारण दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक वेल्डिंग बन जाएगी, जिसकी मजबूती या वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, μs इंटू प्रेसिंग फोर्स। तो बताओ वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, μs इंटू प्रेसिंग फोर्स कितना है, ma। और अब तोड़ने वाला फोर्स देखते हैं, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है वो इस बार इस सरफेस के पैरेलल है ना। देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है वो इस सरफेस के पैरेलल है, तो ये तोड़ने वाले फोर्स का काम करेगा। तो बस अब हमको इस बार ब्लॉक को फिसलने से रोकना है या वेल्डिंग तोड़ने से बचाना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फिसलने से रोकने के लिए तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो बताओ तोड़ने वाला फोर्स कितना है, mg, ये कम होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ μs इंटू ma। सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, है ना। ये μs को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, g बाय μs लेस देन इक्वल टू a, या a को आगे ले लें तो a ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय μs, ये हो गया। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ब्लॉक को नीचे की ओर फिसलने से रोकने के लिए इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन g बाय μs या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो फिसलने से रोकने के लिए सिस्टम का मिनिमम एक्सेलरेशन g बाय μs तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रखो तो और अच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा। बाकी मिनिमम एक्सेलरेशन g बाय μs तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट आ गया, पता चल गया कि फिसलने से रोकने के लिए इस पूरे सिस्टम का मिनिमम एक्सेलरेशन g बाय μs तो होना ही चाहिए, ठीक ना। अब सेकेंड पार्ट देखना, तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि पूरे सिस्टम में, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि पूरे सिस्टम का इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम में इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हमको कितना लगाना पड़ेगा, सिंपली इस पूरे सिस्टम का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास तो m प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, g बाय μs। तो बस इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, m टोटल इनटू a, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो टू ब्लॉक प्रॉब्लम के जो भी मीनिंगफुल क्वेश्चन थे या जो भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू ब्लॉक प्रॉब्लम के सारे मीनिंगफुल क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके कुछ कचरा या नॉनसेंस क्वेश्चन आते हैं, उसको अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक वाला जो पार्ट है उसको आज की क्लास में तुमको कंप्लीट करना है, या जो तुम्हारा स्लॉट है उसी में कंप्लीट करना। ऐसा करना कि 2:30 से 4:30 तक इसको कंप्लीट कर देना।